वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्यूरो। आज मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक 40 लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। इसका सही आंसर होगा 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन नंबर 2, टाइड क्या है? टाइड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धार्मिक कर। टाइड क्या है? टाइड एक धार्मिक कर है। टाइड क्या है? टाइड एक धार्मिक कर है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेट कहा जाता है। एस्टेट कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा गाइस फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्वेश्चन नंबर 5, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन था। सही आंसर होगा गाइस लुई 16वां। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? इसका सही आंसर होगा लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 6, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गाइस मसाई। रूस के संपन्न किसान को मसाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गाइस एक बहादुर महिला कारीगर। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? इसका सही आंसर होगा एक बहादुर महिला कारीगर। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? 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 इसका सही आंसर होगा दोस्तों गाइस पेरिस और मॉस्को, यानी क और ख दोनों। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेरिस और मॉस्को का ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। सही आंसर होगा अक्टूबर की क्रांति। सही आंसर होगा अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर गए सही आंसर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व।
97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का सबसे अगर उत्तरी सबसे दक्षिणी यानी ये सबसे दक्षिण में उत्तरी वह कहे तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर होगा गाइस झारखंड। नेपाल देश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 6। इसका सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? मिजो, नागा, पटकोई, शिवालिक। शिवालिक पर्वत इसका सही आंसर होगा शिवालिक। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा शिवालिक। शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा द्वीप। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति खादर। इसका सही आंसर होगा खादर भाग में प्रदर्शित होती है, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी भाग में, खादर भाग में प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? गंगा नदी का उद्गम क्वेश्चन सही आंसर होगा गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम इसका सही आंसर गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 20, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। डल झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूं, चना, जौ गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? इसका सही आंसर होगा रबी। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? इसका सही आंसर होगा रबी फसल। रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं गेहूं तथा चावल के में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं, इसका सही आंसर होगा गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। गेहूं तथा चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है।
बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। एक से ज्यादा फसल पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? श्रवण की यह क्रिया कृषि क्रिया, अनैतिक क्रिया, गैर कृषि के उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24, गैर कृषि क्रिया। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा गैर कृषि क्रिया। इसका सही आंसर गैर कृषि क्रिया। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो डेयरी की, गैर कृषि क्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, HYV का तात्पर्य क्या है? कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो HYV का तात्पर्य है अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अधिक उत्पादन करने वाले बीज। 25 का 25 का ख सही आंसर होगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अधिक उत्पादन करने वाले बीज। HYV का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अधिक उत्पादन करने वाले बीज। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन का साक्षरता दर, ख लोगों का स्वास्थ्य, ग कौशल निर्माण। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। ये सभी कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। भारत सरकार के पहल सर्व शिक्षा अभियान के प्राथमिक उद्देश्य, इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, बैंकिंग, कपड़ा बुनना, ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? सही आंसर होगा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 29, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस बेरोजगारी को इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका सही आंसर होगा गाइस प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को तो अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में मानव पूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो, सेना शासन को अपने हाथों में ले। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सही आंसर होगा जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता शासकों का चुनाव करती हो।
क्वेश्चन नंबर 32, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार, इसका सही आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी को है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? इसका सही आंसर होगा गाइस 1990। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? इसका सही आंसर होगा 1990। क्वेश्चन नंबर 34, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? 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 इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर होगा गाइस नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। इसका सही आंसर होगा गाइस, इसका सही आंसर यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और इसे किसे फैसले लेने का अधिकार है। संविधान का संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच सर्वाधिक भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। सरकार का गठन कैसे होगा और इसे किससे फैसले लेने का अधिकार है। सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता या नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। अधिकार सीमा नहीं बताई, यही है सही। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराया गया है? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराया गया? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1946। इसका सही आंसर होगा जुलाई 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1946। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? सही आंसर होगा महात्मा गांधी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा असहिष्णुता। असहिष्णुता। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा असहिष्णुता। असहिष्णुता भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य थी। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, ये गलत है। सुमेलित नहीं है संविधान। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, यही गलत नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी संविधान राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सुमेलित है। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष सही है और इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य सही है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।